नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के घटनाक्रम तेजी से बदले, उसके बाद सबसे चौंकाने वाली बात कम से कम जो देश के भीतर दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ सरकार के सामने ये चुनौती है कि ग्लोबल नैरेटिव तैयार करना है। ग्लोबल नैरेटिव जहां पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके और ये बताया जा सके कि कैसे भारत पाकिस्तान से संचालित, पोषित, एक्सपोर्ट किए जा रहे आतंक से पीड़ित है, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन को भारतीय सेना ने अंजाम दिया और इसके लिए डेलीगेशन तैयार किया गया। वो डेलीगेशन जो बाहर जाएगा, जिसमें विपक्ष के सांसद भी मौजूद हैं। तो जिस समय हम देख रहे थे कि ये पूरी भूमिका भारत के भीतर तैयार हो रही है, उसी समय हम ये देखते हैं कि भारत में ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं, ऐसे लोगों के कॉलर पर हाथ जाते हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। एक चेहरा आप ज्योति मल्होत्रा का यहां पर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं। पाकिस्तान में उनका जाना हुआ और कैसे क्या क्या जानकारियां जो अब तक सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ ज्योति तक खत्म होती है, बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसीज ने एक दो नहीं बल्कि देश से गद्दारी करने वाले ऐसे 11 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें हरियाणा के लोग भी शामिल हैं। वहीं हरियाणा के सीएम इस मामले पर कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ आज ज्योति के पिता ने क्या कहा है। पहले जॉब करा करती है दिल्ली में, लॉकडाउन से पहले जाया करती है, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। जैसे वो आती थी तो आपसे बातचीत होती थी कि किस तरह की वीडियो बनाती है? वहाँ कोई वीडियो थोड़ी बनाने जाया करती, वहाँ तो नौकरी करा करती। मेरे को नहीं पता इन चीज का, वीडियो बनाती है कि नहीं बनाती। तो आपने उसके वीडियो नहीं देखे? मैंने नहीं देखे जी। उसके फॉलोअर भी काफी बढ़ गए। मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें न कुछ आता न कुछ जाता। अच्छा, एंड्रॉइड फोन? हाँ जी। तो आपके घर में और कौन है? हम 2 भाई हैं और एक मेरी गुड़िया है। अब देखिए, जब आप पिता को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं, क्या कंटेंट था। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में जहां पर इन्फ्लुएंसर होना एक अपने आप में आज की तारीख में स्टेटस सिंबल हो गया है, और कैसे आप ओपिनियन मेकिंग में, ओपिनियन शेप करने में एक भूमिका निभाते हैं। भाई, भारत सरकार भी आज की तारीख में कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड दे रही है ना यंगस्टर्स को। और ऐसे वक्त में अगर इस ताकत का इस्तेमाल दुश्मन देश को भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां देने में होने लगेगा, तो क्या ये आज के भारत में एक नई तरह की चुनौतियों के रूप में सामने आ रहा है? इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से रमन मलिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय राणा जी भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत में रमन मलिक जी आपके साथ करना चाहूंगी। सरकार डेलीगेशन तो सर तैयार कर रही है, जो विदेश में जाकर बताएगा कि आखिर हुआ क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है सर, देश के भीतर जिस तरह के लोगों को इस वक्त एजेंसीज पकड़ रही हैं और जो जानकारियां सामने आ रही हैं, ये चौंकाता है कि एक इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारी को सप्लाई कर रही हैं। सवाल तो फिर यह भी उठना चाहिए कि इस इन्फ्लुएंसर के पास ये संवेदनशील जानकारियां पहुंच कैसे रही हैं? क्या इनके पास इतना एक्सेस है कि ये ऐसी जानकारियां हासिल कर सकते हैं जो पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही हैं? तो फिर उस लिहाज से ज्योति मल्होत्रा तो एक बहुत छोटी मछली हुई सर। बड़ी मछलियां तो सिस्टम में एक्टिव है, इसका मतलब जहां तक अभी हाथ भी नहीं पहुंचे हैं। ये सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की विजय के लिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए जो निरंतर अभी चल रहा है, उसके लिए देश की सेनाओं को और देश के उन वीर लोगों को, चाहे वो वर्दी में हैं या वर्दी के बिना, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको शत शत नमन करता हूँ। और याद आता है, मेरे को स्मरण करता हूँ जो पूर्व में सीडीएस और हमारे देश के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत ने कहा था, वी आर गोइंग टू फाइट 2.5 फ्रंट वॉर। ये जो ढैया है 0.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो चीज है जो घर के अंदर, देखिए, क्योंकि मीन काम्फ के अंदर हिटलर ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला था कि तीसरा विश्व युद्ध इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होगा और प्रोपेगेंडा और नैरेटिव के ऊपर होगा। ये जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव का वॉर है, ये 0.5 जो वॉर मैं कह रहा था, जो विपिन रावत जी की बात को मैं कोट कर रहा था, उन्होंने यही कहा। और हमको ये मानना चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया का सिस्टम है और उसके बाद उसमें इन्फ्लुएंसर्स और बाकी चीजें, देखिए
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक चीज है, और उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जो पावर आती है उसकी यूटिलाइजेशन एक और है, और ये एक बहुत बड़ा जी चैप्टर है जिसके ऊपर डिबेट करा जा सकता है। लेकिन नैरेटिव जो निकल रहा है मैडम वो जरूरी है। ये ज्योति मल्होत्रा के साथ अभी एक मेरे संज्ञान में आया है कि एक पत्रकार गुड़गांव से हैं, वो भी इनवाइटेड थे पाकिस्तान डे के ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी में। तो हर चलते फिरते व्यक्ति को या ब्लॉगर को पाकिस्तान एम्बेसी तो नहीं बुलाती होगी, ना ही कोई और राजदूत ऐसे बुलाता होगा। क्यों बुलाता है? ये सवाल है, बड़ा सवाल। और सर। क्यों जाती है ठीक है इंफॉर्मेशन, रमन ये भी सर, बड़ा एक सवाल है। हाँ हाँ ठीक है सर, रमन सर मैं आपकी बात को समझ गई यहाँ पर, लेकिन सर यहाँ पर ना फिर एक इसको देखने का तरीका थोड़ा सा संकीर्ण भी दिखाई दे रहा है, और मैं इस पर भी टिप्पणी करना चाहती हूँ। हमारे साथ एडवोकेट आदिल हसन जी भी हैं AIMIM से। सर आपका भी स्वागत है। स्नेहाशीष वर्धन पांडे, देखिए चुनौती यहाँ पर एक ये भी दिखाई देती है कि सरकार को जो पार्टी चला रही है इस वक्त, अभी प्रवक्ता हमारे साथ रमन जी बैठे हुए हैं, तो रमन जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान इनवाइट जा रहा है। अब क्लैरिटी तो चाहिए होगी ना कि या तो पाकिस्तान से कंप्लीटली आप हर तरह का रिश्ता खत्म करिए, कंप्लीट खत्म करिए, फिर ये नहीं हो सकता कि इंडियन क्रिकेट टीम को तो मैच खेलना अलाउड है कहीं किसी दूसरे देश में, लेकिन किसी दूसरे को इनवाइट आ जाता है, ऑफिशियल इनवाइट आ रहा है। भाई जो इंसान यहां से वहां जा रहा है उसका वीजा बन रहा होगा, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, बॉर्डर पार करते हुए सब देखा जा रहा है, मल्टीपल लेयर्स हैं, तो फिर आप कैसे एक सिस्टम ऐसा तैयार करेंगे जहां पर आप इस पर रोक लगा सकते हैं? आप कितने इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स पर रोक लगाएंगे? तो कमी कहां रह रही है, चूक कहां पर हो रही है, इस पर तो बात करनी पड़ेगी। देखिए, आज की युवा पीढ़ी मेहनत कम और पैसे ज्यादा, भौतिकवाद जो हावी हो चुका है उसके इन्फ्लुएंस में भी हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है, आपने बहुत जहीन एक सवाल उठाया कि आखिर इन लोगों का एक्सेस कैसे हो जाता है इन सूचनाओं तक। इसको तो चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे ये लोग दूर देश में लोगों को फायदा दे रहे हैं जो हमारे दुश्मन देश हैं। लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक तरह से कहा जाता है कि ये दुश्मन देश है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये घोषित रूप से दुश्मन देश नहीं है। तो इन लोगों को ये समझना होगा कि लाइक्स और कमेंट के लालच में और पैसे कमाने के लालच में जिस तरीके से ये लोग पहुंच जा रहे हैं दुश्मन देशों में, सबको मालूम है कि अगर नहीं भी घोषित है तो दुश्मन देश है हमारा। लेकिन कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए और तमाम लोगों को कम से कम इन चीजों को समझना चाहिए कि देश पहले है, बाद में आपके पास पैसे हैं, सब कुछ आप कमा सकते हैं, बहुत सारे अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये तमाम चीजें देखने के बाद मतलब कहीं ना कहीं यही लगता है कि देशभक्ति की भावना जो भरनी चाहिए देश के अंदर वो नहीं भरी जा सकती है। ठीक है, ऐसे मैं इस पर अशोक जी का भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। हाँ अशोक जी, सर आप तो देखिए उत्तराखंड में सर्व कर चुके हैं DGP के पद पर, और किताब भी आपने साइबर एनकाउंटर्स को लेकर लिखी है। आपसे एक बड़ी लंबी चर्चा इस सिलसिले में मैंने इससे पहले की भी थी। आपने अपनी किताब में उत्तराखंड में जो केसेस हुए थे साइबर एनकाउंटर के, मतलब एक से बढ़कर एक केसेस, जिन पर अगर मुझे लगता है कल परसों की तारीख में कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज बन जाए, फिल्म बन जाए, तो मतलब सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरानी सर इस बात की होती है कि इन केसेस की जो इंतहा है वो यहां तक पहुंच चुकी है कि आप पाकिस्तान तक में इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं। आपको सरप्राइज हुआ जब आपको पहले ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जब आपने सबसे पहली बार सुना कि ज्योति मल्होत्रा नाम का एक कैरेक्टर जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और वो उससे पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन सप्लाई की है? डिड इट केम लाइक अ सरप्राइज टू यू? देखिए, सरप्राइज कहिए कह भी सकते हैं, किंतु मैं बड़ी बात बताऊं मीनाक्षी जी कि ISI तो ये गेम हमेशा से खेलते रहे। ISI ने तो 71 के बाद से, जब से उसे ये पता चल गया पाकिस्तान को कि भारत से सीधी लड़ाई में लड़ नहीं सकता, तो वो प्रॉक्सी वार लड़, तो तब से वो ये सारे काम करने में लगे रहते। ये जरूर है कि पिछले 1 से 1.5 साल में इन्होंने स्पीड अप किया है, ये अपने सोर्सेज डेवलप करना, स्लीपर सेल्स बनाना। तो ये आज की डेट में जो वार है वो सोशल मीडिया पे आ गया है, थ्रू सोशल मीडिया आ गया है, थ्रू प्रोपेगेंडा आ गया है। तो ये नया गेम नहीं है ISI, पर यस हथकंडे नए हैं, स्टाइल मॉडल्स ऑपरेंडी नई नहीं है। जैसे पहले हनी ट्रैप के थ्रू होता था, ठीक है, ब्लैकमेल के थ्रू होता था। तो ये एज ए बिग सरप्राइज तो मैं नहीं कहूँगा। मेरी अपनी नजरों में पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन पहलगांव आया है, ये जो है एक सीरीज है। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश को पूरी तरह से वहां पे तख्ता पलट किया गया, ये उससे पहले से प्लान की गई सीरीज है, और तब से तैयारी हो रही है
कि हमें भारत के अगेंस्ट काम करना है, एक तरफ बांग्लादेश को में तख्ता पलट करा दिया। सर लेकिन दुश्मन तो अपना काम करेगा ना, दुश्मन तो हाँ। वो उसके यहाँ तो मतलब उनका तो एकमात्र ध्येय यही है। पर सवाल तो हमें खुद से भी पूछना पड़ेगा ना कि हम क्यों शिकार हो गए, हम क्यों काउंटर नहीं कर पा रहे इन चीजों को। देखिए मतलब शिकार हमारी एजेंसीज अभी अगर ये 8 से 10 लोग अरेस्ट हो गए हैं पाकिस्तान की जासूसी करने के मामले में, तो ये बात अटैक हो जाने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों इनके कॉलर तक हाथ गए एजेंसीज के, पहले क्यों नहीं पकड़े जा सके ये लोग। देखिए ये प्रॉब्लम वही है कि आदमी गुड फेथ में करता चला जाता है। आदमी को ऐसा तो है नहीं कि एक दो है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में आज की डेट में सोशल मीडिया पे कंटेंट है, तो उसको छांटना और उस पर क्लोज नजर रखना आसान काम भी नहीं। और यस, इट इज पॉसिबल कि हम उसको पहले ट्रैप कर लेते तो शायद ये यहाँ तक मामला नहीं बढ़ता। ठीक है। और कई जैसे मैंने कहा ओवरलुक होना पॉसिबल है, ओवरलुक हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और खबर जिस पर इस वक्त देश में जबरदस्त बातचीत हो रही है, वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को लेकर हो रही है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, अली खान महमूदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पोस्ट किया और इस पोस्ट पर आपत्ति हुई और उस आपत्ति के बाद शिकायत की गई, जिसमें धारा 152, धारा 196, धारा 197, धारा 299 तक लगाई गई और अरेस्ट तक हो गया। 2 दिन की रिमांड पर उनको भेज दिया गया। एक पक्ष ये कह रहा है कि उनके मुसलमान होने की वजह से उन पर यह एक्शन ले लिया गया। एक पक्ष का सीधे सीधे ये कहना है कि सैन्य कार्रवाई के विरोध में ये पोस्ट लिखा गया, जो ठीक नहीं है, इसलिए उस पर नाराजगी थी, उस पर आपत्ति थी। लेकिन इस बीच बहुत से लोग हैं जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के समर्थन में भी उठ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से आप जुड़े भी हुए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक अलग तरह का रिएक्शन इस वक्त निकल कर आ रहा है। मैं इस पर सबसे पहले हमारे साथ आदिल जी हैं, उन्हीं का रिएक्शन लूंगी। आदिल जी, एक एक्शन लिया गया है, लेकिन ये कहना कि मुसलमान होने की वजह से उन पर यह एक्शन लिया गया है, क्या आपको लगता है कि कम से कम देश को इस वक्त ऐसे बयान की जरूरत नहीं है? ये नसीहत तो बीजेपी को देना चाहिए ना। बीजेपी का मंत्री जो मध्य प्रदेश का है, जिस शर्मनाक बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी माफी को टर्न डाउन किया। सुप्रीम कोर्ट आज ही एसआईटी बनाई। एक और मंत्री ने कहा कि सैनिक मोदी जी के सामने नतमस्तक है। तो ये बयान क्या है? मंत्री को तो खुद लाज शर्म से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी टर्न डाउन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी टर्न डाउन किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। वो भी ये भी बोला कि मध्य प्रदेश के कोई आईपीएस नहीं रहेंगे, वो बाहर के रहेंगे। इससे बड़ा क्या है? आप बोलिए उसने क्या नहीं कहा। और आप प्रोफेसर साहब का आर्टिकल पढ़िए, कहीं से कुछ देश के विरुद्ध नहीं लिखा है। ये क्योंकि हरियाणा पुलिस को वो ज्योति मल्होत्रा नहीं दिखती है। हरियाणा पुलिस को क्या कहते हैं, वो जो एक इन्फ्लुएंसर और है जिनके इनके चीफ मिनिस्टर जाकर उसको सैल्यूट कर रहे थे, वो क्या स्नेक का वेनम लेकर क्या क्या कर रहा था, उसको नहीं दिखता है। लेकिन एक आदमी प्रोफेसर को आप इतनी भी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जजमेंट दिया है। आप एक प्रोफेसर, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर, उसके साथ ऐसा कीजिएगा। पर अफायर किया कोई एक आदमी कर देता, जैसे आपने जुबैर पर किया था फैक्ट चेकर पर। आज वही जुबैर को पूरी दुनिया सलाम कर रही है, देश सलाम कर रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया। आप कुछ तो पुलिस जो आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, वो बहुत इंडिया का क्रीम सरदार वल्लभ भाई पर एकेडमी से पढ़े रहते हैं। इतना सरकार के अधीनस्थ क्यों हो जाते हैं? सरकार आपको आईपीएस नहीं बनाई, आप सरकार से ऊपर है। आप तो कुछ इंटीग्रिटी दिखाइए। वहां के जो कमिश्नर है, वहां के जो डीजीपी हैं। लेकिन लगता है कि भाजपा के सामने मंत्री बात है ना, ये जो बात है, मंत्री जो है ये उसके बात सामने अखिलेश यादव को बताना। अखिलेश यादव बोलते हैं, तुमको क्या बताऊं, तुमको हमने लगाया है। ये बात करने का तरीका अखिलेश यादव का है। तब क्या हुआ था? तब में एक एक करके सर, एक एक करके वन बाय वन। संजय जी, मुझे ये बताइए, आपने क्या प्रोफेसर साहब की पोस्ट पढ़ी, आपने देखा क्या? आपको लगा उसमें कुछ आपत्तिजनक ऐसा है जो अरेस्ट होने का आधार होना चाहिए था? संजय जी पूछिए, डीजीपी साहब बैठे हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हूँ सर। पहले पूछिए, डीजीपी साहब से पूछिए आप। मीनाक्षी जी गुड इवनिंग। इसको वर्णन जी सर, एक सेकंड आदिल जी, अब ठीक है, आपका वक्तव्य हो गया। हाँ संजय जी बोलिए। मीनाक्षी जी गुड इवनिंग फैलकन। देखिए ऐसा होता है कि पर्सनल मेरे अगर ओपिनियन देखेंगे तो कभी भी इस तरह की अगर कुछ देश में अगर देशभक्ति की बात हो, आर्मी की बात हो, या देश पे अगर कोई आंच आ रही हो, तो किसी व्यक्ति को ऐसी कोई शब्दावली या कोई भी विज्ञप्ति नहीं देनी चाहिए या कोई नोट नहीं देना चाहिए जिसको किसी पे आहत हो, प्रश्न चिन्ह लगता हो। और जिस तरह से उन्होंने नोट लिखे हैं, आपत्ति हो सकती
सकती है और आपत्ति होनी भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो किस लाइन पर आपत्ति आपत्ति होनी भी चाहिए? पड़े अगर आप संजय जी। स्पेसिफिक पॉइंट मुझे बता दें उसमें से, उस पोस्ट में देखिए से। उनके अगर पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत सी जगह पे आपत्ति आपको हो सकती है। आपत्ति क्या होगी? आप प्रश्न चिन्ह किसी पे लगा देना। देखिए प्रश्न चिन्ह, आपके अपने विचार हो सकते हैं, आपसे आपके अपने विचार है, मेरे अपने विचार संजय जी, लेकिन वन बाय वन बात करते ना, एग्जैक्टली किस बात पर आपत्ति हुई है? मैंने पढ़ा है उनका पूरा पोस्ट और मैं इसीलिए इसको डिकोड करना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन है या कौन सा विचार है जिस पर आपत्ति है। देखिए पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैं उस पूरे आर्टिकल को तो एक साथ याद नहीं रख सकता, नरेट नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है और 2-3 लाइनों में उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए प्रश्न चिन्ह लगाना सेना के ऊपर या देश के ऊपर ये शर्मनाक हो जाता है। और देखिए उनका जो प्रोफेसर साहब का जो इतिहास है, बड़ा ही एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह वाला इतिहास है। इतिहास क्या है? उनके जो दादाश्री थे वो तो जिन्ना साहब के बड़े हितैषी माने जाते थे। 1957 में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जाकर के दान कर दी थी, उससे पहले आ जाके ईरान में सेटल भी हो गए थे। तो इनका इतिहास देखते हुए वर्तमान में अगर कोई कमेंट उनके द्वारा दिया जाता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। प्रश्न चिन्ह इसलिए उठ रहा है तो प्रश्न, अरे सर देखिए साहब, मैं आपके बीच में, देखिए साहब, एडवोकेट साहब, नहीं बीच में एक मंत्री पर नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल बोलूंगा, सब पे बोलूंगा। अरे भाई मैं सब पे बोलूंगा। बीजेपी का प्रवक्ता बन जाइए। देखिए बीजेपी के साहब से वो बोलेंगे अच्छी बात। सर एडवोकेट साहब, आप लोग शर्म आ रहा है, मेरा नाम संजय राणा है और मैं शहीदों के खानदान से आता हूं, तो मेरे उस पे मत जाइए। मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, इंडिपेंडेंट आदमी और भारत का नागरिक। पर बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? अरे शांति सुनिए ना, आपके बीच में बोला तर्क ना हो तो कुतर्क मेरे साथ मत करिए। सुप्रीम कोर्ट तर्क पर बात करेंगे, मत करिए मेरे साथ, फैक्ट्स पर बात करेंगे। अपनी बारी का इंतजार करिए आदिल जी, प्लीज। आदिल जी, बाकी वक्ता भी बैठे हैं, वन बाय वन। सर मैंने आपको बोलने का पूरा समय दिया, आपने अपनी पूरे सेंटेंस कंप्लीट किया है, उनको भी अपनी बात खत्म करने दीजिए। हाँ संजय जी, कंप्लीट करिए जल्दी। मैं वही बोल रहा था कि देखिए मेरे अपने इंडिपेंडेंट विचार है, मेरे ऊपर आरोप लगा देना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, ये कहीं ना कहीं आपके विचार को दर्शाता कि आपके विचार कितने शून्य हो चुके हैं। तो शून्य इंसान डिबेट नहीं कर सकता, तथ्यों पे बात कर दीजिए। उनके दादाश्री थे, जिन्ना के दोस्त थे, क्या होता है पाकिस्तान में उनका योगदान था कि नहीं? अभी तक मैं आप पे भी आऊंगा, फिर आपको तकलीफ होने लगेगी। नहीं, का गठन कैसे हुआ था, MIM बनाया था 1948। रमन जी पॉइंट्स पे बात करिए। मैं बार बार पूछ रही हूँ कि मुझे एग्जैक्ट एक लाइन या एक वाक्य बताइए जो जिस पर आपत्ति होनी चाहिए। एग्जैक्ट एक लाइन या एक वाक्य जवाब देने के लिए बैठा हूँ। ठीक है जोशी जी। हाँ रमन जी से भी मैं रिएक्शन लूंगी, जुड़ रहे हैं बस हमारे साथ वो। हाँ जोशी जी, मुझे ये बताइए, जो बात अभी रमन यहाँ पे संजय जी भी कह रहे हैं कि उनका इससे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या उन्होंने सेना पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के तो मेरे ख्याल से पहले, अभी मुझे करंट स्टेटस उनका नहीं पता, लेकिन पहले वो मेंबर रहे हैं पार्टी के। सवाल ये उठता है सर, क्या जानबूझकर इस तरह का पोस्ट किया जा रहा है? और कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक ऐसा वक्त जिस समय देश पाकिस्तान से एक लड़ाई ग्लोबल नैरेटिव की लड़ रहा है, उस समय अगर हमारे घर के भीतर, घर मतलब भारत देश के भीतर, अगर हम लोग इस तरह से सवाल खड़े करेंगे, ऐसे सवाल जो सेना को, सरकार के एक्शन को, डिप्लोमेसी को इस दायरे में लेकर आते हैं जो हमारे दुश्मन प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत है सबको, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले, बोलने से पहले, सोचने से पहले? मीनाक्षी जी, मैंने सभी अपने आपके जो पहले साथी हैं सभी को सुनने का काम करा और आपने बहुत इसमें विस्तृत अध्ययन करा। जो आपके प्रश्न हैं उनको भी मैंने बहुत ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि आत्मचिंतन करने की आवश्यकता उन लोगों की है जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपना पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंचा। उन लोगों को है जो बैकग्राउंड की बात आपके चैनल में कह रहे थे, जो पाकिस्तान जाकर मजार पर जिन्ना की जाकर कहते हैं कि वो सबसे बड़े सेकुलर नेता थे और वो केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी। आज देश को हमें लगता है कि देश दो तरह से चल रहा है, दो लोगों के हिसाब से हो रहा है। एक हो रहा है धर्म को देख के, जाति को देखकर। आप देखिए, कोई भी हमारा जो पहले साथी, एक दो साथियों को छोड़कर किसी ने भी हमारी जो बेटी है कर्नल सेठ, या जो हमारी बहन बेटी है, उस पर पूरे देश का नाम विश्व में खड़ाया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के निर्लज मंत्री के खिलाफ बोलने का साहस कोई भी नहीं कर पा रहा। वो हमारी आपकी बेटी और बहन क्यों नहीं बोल पा रहे? क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी की नेता है इसलिए बोल पाएंगे? विजय शाह के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे? आप नहीं बोल पाएंगे। आपको जल्दबाजी तो है कि नेहा सिंह राठौर अगर प्रश्न
कर रही है सरकार से, आप उस पर कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, उसको देशद्रोही बना देंगे। ये भारत में ट्रेंड चल रहा है। और रही बात आज जिस आपने उठाने का काम करा है, आज सरकार को क्या ये कहने की आवश्यकता नहीं है? हम लोग नहीं समझ पा रहे कि जो हमला हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ? आदरणीय मोदी जी के हुए 56 इंच की छाती के कार्यकाल में हम लोग देख पा रहे हैं। आतंकवादी आए, सैलानियों को मार के सुरक्षित वापस चले गए। ये किसके कार्यकाल में हो, किसका फेलियर है? ये सरकार का फेलियर, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी का फेलियर है। ये पूरा देश समझता है इस विषय। हाँ, और मैं आपके इन बिंदुओं पर रमन जी से जवाब लूंगी, लेकिन अशोक जी पहले एक पॉइंट सर फटाफट आपसे लूंगी। सरकार अपनी आलोचना नहीं सुन पाती है क्या? और ये सवाल अभी जो जिन वक्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं, सर देखिए पॉइंट ये आता है, हम देखते हैं मध्य प्रदेश के एक मंत्री जो टिप्पणी करते हैं विजय शाह, उस टिप्पणी पर तो बाकायदा हाईकोर्ट कहता है कि इस पर आप एफआईआर करिए, और बाद में पुलिस से नाराजगी जताता है हाईकोर्ट कि आपने जो धाराएं इसमें लगाई हैं वो तो बड़ी कमजोर है एफआईआर, सिर्फ दिखावे के लिए आपने ये एक एफआईआर हमारे ऑर्डर पर दर्ज कर दी। लेकिन उसके बाद मंत्री को माफी मांगनी पड़ती है। एक दूसरे नेता हैं जो फिर इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन उन पर हम देखते हैं ना तो पार्टी की तरफ से कोई एक्शन होता है, सिर्फ कह दिया जाता है पोलाइटली, हाँ ठीक है जी ऐसे बयानों से बचिए, मत बोलिए, चलिए एक माफी मांग लीजिए, लेकिन एक कड़ा एक्शन नहीं होता। और वहां पर हम देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप अरेस्ट कर देते हैं एक पोस्ट के लिए, उन्हें भी दे देते हैं शो कॉज नोटिस, उन्हें भी थोड़ा सा सहलाकर छोड़ दिया जाता। फिर मैं ये कहना चाहूंगा मीनाक्षी जी कि हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किंतु फ्रीडम ऑफ स्पीच अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं, हर किसी पे कहीं ना कहीं लिमिट्स है, वो हमें पहचाननी होगी। इस टाइम जैसा आपने कहा, देश जिस तरह की सेंटिमेंट से गुजर रहा है, उसके हिसाब से जो उनके जो वर्ड्स यूज किए गए मेरे हिसाब से वो गलत है। कि ऑप्टिक्स ऑफ हैविंग विंग कमांडर अमिका सिंह एंड कर्नल कुरैशी, ये तो बड़ी बात है ना कि एक अगर फौज में महिलाएं हैं तो उसको ऑप्टिक्स कहना मेरे हिसाब से ये गलत है, फर्स्टली। सेकेंडली उन्होंने एक और कमेंट किया कि इट अमाउंट्स टू हिपोक्रेसी। तो आप पूरे भारतीय सेना की ऑफिशियल ब्रीफिंग को इस तरह का कमेंट करना मेरे पर्सनल विचार में पूरी तरह से गलत है। सर आपने बड़ा पिन पॉइंटेड इन चीज़ों को अभी मेंशन किया, और ज़रूरी भी है कि इस पर खुलकर बात हो, इसीलिए हम ये बात इस वक्त डिस्कशन कर भी रहे हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट को रेज करना चाहती हूँ कि जिस दिन सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएट बाद, मुझे पता है कि उस दिन पूरा देश और मीडिया इस बात को बड़े गर्व से कह रहे थे कि देखिए आपने हमारी माताओं बहनों का सुहाग उजाड़ा, और आज एक महिला से हमने, हमारी जो आर्मी में सर्व कर रही है, एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, उन्होंने जवाब दिया है। और मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये रक्षा मंत्रालय की हिस्ट्री में किसी सैन्य ऑपरेशन की जानकारी किसी महिला ऑफिसर ने दी हो, मेरे ख्याल से शायद पहली बार हुआ होगा, मुझे अभी बीते 10-15 साल का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में ये बात कह रही हूँ। तो उस बात को हम सभी ने बड़ा सेलिब्रेट किया और बड़े गर्व से उसको कहते हैं ना कि अपने सीने पर लेकर चलना उस बात को, तो वो रिएक्शन पूरे देश भर में था। मैं ऑप्टिक्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप मैसेजिंग करते हैं, ये मैसेजिंग थी, और ये मैसेजिंग डंके की चोट पर थी। तो इस मैसेजिंग का ही जिक्र अगर ये प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि उसको बड़े संकीर्ण नजरिए से देखा जा रहा है? नहीं, पॉजिटिव भाषा में नहीं करना। आप देखो, आप ऑप्टिक्स कहना तो आप भी समझ सकते हैं कि फोटोशूट है, वो सब वो पॉजिटिव लैंग्वेज में। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि शायद मैं ऑप्टिक्स वर्ड का प्रयोग नहीं करूंगी, लेकिन मैसेजिंग थी और जरूरी थी। उन्होंने हिपोक्रेसी भी बोली, मेरे ख्याल से दोनों बातें गलत हैं। ठीक है, स्नेहाशीष वर्धन पांडे, आपका क्या रिएक्शन है सर इस पर? आपको लगता है कि जो शब्द उन्होंने लिखे, जो पोस्ट किया, वो सेना के खिलाफ है? देखिए, मैं इस बात पे बार बार कहूंगा कि जो चीजें होती हैं वो विमर्श का विषय है, और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अकादमिक व्यक्ति होते हैं, उनकी बातों को पूरी तरीके से जिस तरीके से लिया गया है, वो एक बार सोचने वाली बात है कि क्या वो विमर्श के लिए छोड़े हैं या उनका इंटेंशन क्या है। वो तो पुलिसिया जांच में ही पता चल पाएगी, ये मैं डिबेट्स में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अकादमिक व्यक्ति हूँ। तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग अपनी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी होते हुए बावजूद इसके हम लोग क्लासेस में जाते हैं तो न्यूट्रल आइडियोलॉजी के साथ पढ़ाते हैं, और बच्चों के बीच में प्रश्न रख देते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों बातें रख देते हैं कि बच्चे डिसाइड करें, BA MA लेवल के बच्चे, कि उनको किस विचारधारा में जाना है, किस चीज को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस पे एक विमर्श जरूरी है, मेरा मानना है, ये व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कह रहा हूँ। और नहीं, लेकिन ये क्लासरूम की बात नहीं है ना, ये तो उन्होंने इंडिविजुअली जो अपना स्टेटमेंट लिखा है उसकी बात है, ये क्लास की बात नहीं है।
आप एक चीज बताइए, किसी भी पर्सनली जो इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति रहता है, बहुत सारी चीजें, मैंने बोला एक जगह अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट में कि मीडिया लिटरेसी की भी जरूरत है इस देश में। आप क्या परोस रहे हैं, किस तरीके से उस चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। और चूंकि हम लोग अभी उतने मुझे लगता है कि चूंकि मीडिया के एकेडमिशियन हूं मैं, इसलिए मुझे ये फील होता है कि अभी उस पर डिस्कशन के लिए जाएंगे सर, अलग टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक अच्छा है वैसे, देखिए टॉपिक अच्छा है, पर वो फिर वो एक अलग बात हो जाएगी। मीनाक्षी जी, बहुत सारी बातों को अभी जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, अभी जो परिस्थिति है, उसमें एक एक बातों को फूक फूक के रखना होता है, किसी को भी, चाहे XYZ कोई हो, तो उसमें बचने की भी जरूरत होती है। बहुत सारी मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर आपसे, जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर सर, पॉइंट ये है, देखिए मीडिया लिटरेसी एक अच्छा टॉपिक है, इस पर हम किसी दिन चर्चा करेंगे जब कभी ऐसा कुछ विषय आएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो विदेश मंत्री के बयान को भी कोट कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने ये कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले सूचित कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, तो बताएं हमारे कितने रफाल गिरे, कितने जेट्स गिरे और कितना जो है कैजुअलिटी हुआ है। ये उन्होंने अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले भी पोस्ट किया था, आज शायद उन्होंने फिर से पोस्ट किया, उसी को रीपोस्ट करते हुए उन्होंने फिर से एक्स पर लिखा है। तो जो सवाल वो पूछ रहे हैं उसका आधार क्या है, जबकि विदेश मंत्रालय तो सर ये क्लैरिफाई कर चुका है ना कि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि स्ट्राइक करने से पहले क्या पाकिस्तान को फोन करके बताएंगे जी हमारे यहाँ से विमान उड़ के आ रहे हैं, अब आपके यहाँ स्ट्राइक करके निकल जाएंगे थोड़ी देर में। मीनाक्षी जी आपने, मीनाक्षी जी, जयशंकर जी की बयान को आपने सुना है, एट स्टार्ट, जो वर्ड को माइंड किया गया और उसको डिबेट में बोला भी गया है, पीसी में बताया भी गया है पवन खेड़ा सर के द्वारा। तो ये चीज समझने वाली बात है कि स्टार्टिंग में अब कम से कम ये चीज तो क्लियर है कि जयशंकर साहब का स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ था, ये तो क्लियर है। अब उसको बाद में आके जैसे भी जस्टिफाई कर दे, कॉमन सेंस की बात करते हैं सर, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं और कॉमन सेंस की बात आ रही है यहाँ पे एक एक स्लिप ऑफ टंग में अगर भारत हो जाता है, अगर भारत एक्शन लेने जा रहा है पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान को फोन करके बताएगा क्या पहले कि हम तुम्हारे यहाँ ये करने आ रहे हैं? ये तो जयशंकर जी से पूछना चाहिए ना लोगों को, जयशंकर जी बताएं कम से कम। वो तो बोल ही रहे हैं कि शुरुआत में ही हमने कह दिया। अच्छा, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत में ही कह दिया, ये तो समझने वाली बात है। सर आप जब पुलिस में सर्व कर रहे थे, ऐसा होता था क्या कि अपराधियों का कभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती थी, कुछ इनपुट्स मिलते थे, तो जब आपकी टीम जाती होंगी उनको पकड़ने के लिए तो कुछ पीसी करके थोड़ी ना पकड़ने जाते होंगे अशोक सर, आप लोग भी इन्फॉर्म करते थे उन्हें कि हाँ जी टीम निकल गई है यहाँ दफ्तर से, आ रहे हैं 10 ऐसा संभव नहीं है, ऐसा करेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी? उसे मुखबिरी कहते हैं। नहीं, वही पूछ रही हूँ, ऐसा होता है सर क्या? तो मतलब इस सवाल का मतलब क्या है? आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार, आप लगातार उसको पोस्ट कर रहे हैं, तो मतलब क्या है? मैं स्नेहाशीष जी समझ नहीं पाई इस सवाल को। मुझसे पूछ रहे कि उनसे पूछ रहे? सर आपसे भी पूछा था, लेकिन आपने तो बिल्कुल एकदम 2 लाइन में खत्म कर दिया। मीनाक्षी जी भाषा में बात कर रहे हैं सर आज आप। मीनाक्षी जी, अगर पुलिसिया भाषा में मुझे लग रहा है अशोक सर को मैं जरूर कहूंगा कि ये लोग तो बर्खास्त करा देते होंगे अगर ऐसा कोई बयान दे देता है कि आपके यहाँ छापा मारने के लिए पुलिस की टीम निकल गई है, तो वैसे लोगों को तो छोड़ते नहीं होंगे, बख्शते नहीं होंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे लोग कार्रवाई हो जाती है। अगर कोई लीक करता है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाती है, अगर कोई लीक कर दे ऐसी सूचना। यस, ठीक है, ऐसे बात के हाँ, अब हो गया, उसे मुखबिर कहते हैं, मुखबिर। ठीक है रमन जी, आप थोड़ा बीच में शायद आपका कनेक्शन नहीं रहा था, तो 2-3 बिंदु आए थे चर्चा में जिस पर आपसे जवाब चाहिए मैं पहले ये जयशंकर जी वाले विषय पे एक बार ही बोल दूं। देखिए मान्यवर, आपकी बुद्धि और आपके बचपन की जो बुद्धि की गुणवत्ता है उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगा कि जब दुश्मन ने हमारी बेटियों का सिंदूर उड़ाया था तो उनको ये बोलना जरूरी था कि हम तुम्हारे जो पाले हुए कुत्ते हैं उन कुत्तों को मारने आ रहे हैं, चाहो तो छुपा लो और चाहो तो अपने घर में रख लो, अपने घर में रखोगे तो वहां घुस के मारेंगे। और जब मारना हो ना ऐसे कुत्ते और कुत्ते के मालिकों को, तो फिर बोल के मारा जाता है कि तुम्हारे घर में घुसेंगे, तुम्हारे बेडरूम में घुसेंगे, मारेंगे। और वही हमने करा है। आपको इतनी परेशानी और राहुल गांधी को इतनी परेशानी क्यों हो रही? मैं पूछना चाहूंगा, वो चाइना से ऑर्डर आया क्या कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बताइए हमको कि क्या चल रहा है वहां पे? नहीं ना, इस समय देश के साथ है कि नहीं है? तो फिर आपके पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी, आपके कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया जी, आपके
यूपी के अध्यक्ष कौन, वो अजय राय जी, उसके अलावा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पपेट से जो हैं, वो क्या बोलते हैं, उनकी भाषा पे नहीं करोगे क्या? वो उनके सारे के सारे मीनाक्षी जी बयान मेरा पाकिस्तान जवाब की ले टीवी पे लीजिए। नहीं चल रहे हैं? ये अभी रुक जाइए, अब आप बहुत देर बोल चुके हैं, अब आप सुन, मैं आराम से सुन रहा था, अब आप सुनिए। अरे नेटवर्क दूसरी नहीं चीज, था आपका। जो सपा के लोग बोल रहे थे, वो सपा के लोगों से आपका जो है। पूछिए कि ये जो अखिलेश यादव है टेढ़ी नाक वाला, वो जब बोलता है सर, ऐसे क्या पुलिस वालों व्यक्तिगत को, बोल रहे हैं इस भाई, तरह से कहाँ का बिल्कुल खुन्नस बोलूंगा। कहाँ निकाल रहे सर हैं? इस तरह की Physical पर्सनल presence बातें होगी, नहीं, कोई क्योंकि बात फिर नहीं। वो सर फिर वो भी कुछ कह देंगे ये मोदी जी क्या के बारे में, खुन्नस मिस्टर निकाल शाह के रहे बारे हैं? में, फिर सर वो डिबेट अलग कोई लेवल पे बात चली नहीं, जाएगी। कोई क्या बात नहीं। खुन्नस वो निकालना कहना है ना, चाहते हैं? कहिए। थोड़ा सर मैं गंभीर नहीं चाहती लोगों ना को कि लाया मेरे कीजिए मेरे डिबेट मंच में। का प्रयोग यहाँ तो पर उन्होंने कहा, अखिलेश जी के थोड़ा बारे गंभीर में लोगों बोलने को की लाया और कीजिए राहुल जी के डिबेट बारे में। में कि तुम भूल सर गए किस हो तरह की भी टिप्पणी ऐसे कि हमारे बदतमीजी बाप मैं कर ने रहे तुमको हैं मैं लगवाया नहीं था, कर हमारे पाऊंगी। पिता ने तुमको रमन लगवाया सर था, पिछले बार वो भी वक्त ऐसे में ही भूल जाते बदतमीजी हैं कर सपा रहे वाले। मैं बड़ी ये इज्जत क्या के साथ तरीका सर है? आपको एक सेकंड अरे सबका मेरे ऑडियो को डाउन टूटी करिए, एक चोरों बार से कोई सबका ऑडियो परवाह डाउन नहीं करिए, है। अभी किसी की आवाज नहीं मेरे को आएगी। कोई आई टूटी हैव टू चोरों से, क्लैरिफाई एंड कम्युनिकेट, सबका ऑडियो डाउन करिए। मैं अपने सारे वक्ताओं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मेहमान हमारे पैनल पर आए हैं वो सब मेरे लिए सम्माननीय हैं, और जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर नहीं, रहे इस हैं तरीके से उनके नहीं जो भी होता लीडर्स हैं, डिबेट। एक सेकंड सबका ऑडियो भी डाउन करिए, मैं अभी बात जो कह रही हूँ प्लीज सर सुनिए। किसी के ऊपर कोई निजी टिप्पणी नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी रमन सर आप अखिलेश जी के लिए कुछ बोलें और फिर जोशी जी बाद में मोदी जी के लिए कुछ बोलेंगे, फिर वो अभी अमित शाह जी के लिए कुछ बोल देंगे। आई डोंट वांट दैट। फैक्ट पर बात करते हैं सर, आर्ग्यूमेंट आप रखिए अपना, तथ्यात्मक रूप से आप कहिए, आप उस पर बात करिए, ठीक है। ये बात जो अभी रमन जी ने बोली है, चाहे वो राहुल जी के लिए बोली थी, चाहे अखिलेश जी के लिए बोली थी, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, मैं इसको कंप्लीटली यहाँ पर अभी रिजेक्ट करती हूँ। हाँ अब बोलिए रमन जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। व्यक्तिगत कमेंट्री मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए और अन्य नेताओं के लिए ये सारे के सारे करते आए हैं। उस समय आप चाहेंगे कि हम ना करें, सर बहुत कोई अच्छी और बात है, इंसान कहाँ कोई क्या बात करता नहीं। है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्या बोलता है, अपनी जिंदगी के 300 देखिए, दिन 365 दिन मेरे क्या करता है, उसकी को- जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। ये 1 घंटे का कार्यक्रम मैं होस्ट कर रही हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ सर। आप मीनाक्षी जी, आप उनके लिए S-400 मत बनिए, आप उनके लिए सर नहीं, S-400 मत मैं बनिए। ये सर मैं एज ए जर्नलिस्ट आई डू नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ जर्नलिस्ट जहां पर ये बोला जाए किसी की नाक टेढ़ी है, किसी के बाल सफेद हैं, किसी के सर पे बाल नहीं है। मैं इस चीज को सर allow नहीं कर सकती। मैडम देखिए, नहीं, मैं मोदी सर जी इस के चीज लिए को तो allow क्या नहीं क्या कर बोला सकती। गया, क्या क्या बोला सर गया। मैं वही बात कह रही हूँ तब ना तो कि मैं इनको अभी कुछ नहीं कौन होता। सा इंसान वो किसी तो अपने दूसरे मंच father पर के क्या लिए बोलता है, बोल मैं जाते उसकी हैं कि जिम्मेदारी नहीं, नहीं ले छोड़िए। सकती। इस 1 घंटे जब मैं कार्यक्रम होस्ट कर रही हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही हूँ, यहां मैं ये बात अलाउ नहीं करूंगी। इट इज डिसरिस्पेक्टफुल सर, डिसरिस्पेक्टफुल। अब करिए कंप्लीट अपनी बात सर। और मुझे सर ये बता दीजिए, आपने प्रोफेसर साहब को अरेस्ट करवा दिया सर, विजय शाह जी अरेस्ट क्यों नहीं होते, देश को ये बता दीजिए आप। किस लिए विजय शाह को अरेस्ट करना है? क्यों ये बात क्योंकि बोलना वो कि हाई तुम्हारे कोर्ट में समाज लिया की, ना क्यों आपने ये अपने बात बोलना तुम्हारे समाज की बहन को हमने भेज दिया तुम पर हमला करने के लिए, क्या ये बात कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? कोर्ट ने क्या, तुम्हारे कोर्ट ने समाज की अपने आप बहन संज्ञान लिया या नहीं आपको लिया? कर्नल एक सोफिया मिनट, कुरैशी मैडम के सोफिया फिर कुरैशी के देखिए, ऊपर अब मैं बोलूंगा वर्दी कि नहीं आप दिखाई देती भारतीय S-400 सेना बन रही की। हैं तो फिर आप मना करेंगी। आपके पास मैं जवाब ये नहीं है बोल ना रहा हूँ सर। कि कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया, वो कोर्ट ने विषय संज्ञान लिया, कोर्ट ने एक संज्ञान मिनट, लिया, लेकिन बीजेपी ने that क्या is a एक्शन matter लिया सर? मैं तो sub ये judice. पूछूंगी ना आपसे। मैटर इज सब जुडिस विद इन द कोर्ट्स परव्यू। अगर वो परव्यू के अंदर है, सब जुडिस है, मेरे ख्याल से उसको वहां पे रहने दीजिए। मतलब बीजेपी की नजर में विजय शाह जी का बयान गलत अगर है? कोर्ट ने किसी मामले को उठाया हुआ है, मेरे को तो लगता है कि जो मुख्यमंत्री कर्नाटक ने बोला था या जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला था, वो भी कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था। कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैटर सब जुडिस है। और वैसे अगर वो नैरेटिव की बात करी जाए तो थोड़ी देर पहले आपके पैनल में बोला जा रहा था कि इट इज ए इंडिकेटिव, ये एक संकेतात्मक पद्धति है। तो आप बोले तो वो संकेतात्मक नहीं है, दूसरा बोले तो वो अभद्र हो गई। ये जो है ना, ये दोहरे मापदंड जो है, माफ करिएगा, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मीडिया में आने की लालसा से मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं आई विल ऑलवेज कॉल अ स्पेड एंड टू हेल विद एनीथिंग एल्स। मेरे को साफ सुथरा बोलने की आदत है। और मैं आज भी आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि इस ऑपरेशन सिंदूर के जो प्रामाणिकता है, इसकी होने की वजह से बहुत सारे लोगों के दिल में दर्द है। ये सत्ता का लालची लोग ऐसे हैं
कि उसके लिए जो दर्द घूम रहा है अभी उसको बोला नहीं जा रहा, तो किसके सीने में दर्द है? जाएगा। अब यहाँ पर तो नाम लेके बात कर सकते हैं ना सर, क्लियर कट बोलिए किसके सीने में दर्द है, और अगर आपको लगता है वो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं तो एक्शन लीजिए फिर उन लोगों पर भी, कौन रोक रहा है? भाई जितना लिमिटेड वर्क हो सकता है उतना लिमिटेड कर रहे हैं। फाइलें मैनेज करनी हर एक व्यक्ति को आती हैं, अगर नई फाइल मैनेज होती तो ठीक है। सुकन्या देवी हाँ। के सामने नहीं आता। भास्कर जोशी जी, क्या बातें कर रहे सेना हैं? के ऑपरेशन पर टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं वो लोग देश की जड़ें कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी ये बात कई मंचों पर कह चुकी है और कई बार कह चुकी है, और यहां पर मैं सिर्फ बीजेपी की बात अभी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे नेताओं के स्टेटमेंट्स का प्रयोग करेगा सर अपने डॉजियर्स में, अपने इंफॉर्मेशंस में, अपने नोटिसेस में, तो सर कहीं ना कहीं सबको सोचना पड़ेगा कि आप जो कह रहे हैं वो कहां कैसे इस्तेमाल हो सकता है। पहले तो मैडम मुझे बड़ी घोर आपत्ति है, मैंने अपने शब्दों में किसी भी नेता को माननीय से नीचे नहीं बोला। मेरे नेता को माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी को टेढ़ी नाक करके संबोधन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने सर अब उस बात पे नहीं जाते हैं क्योंकि मैंने बड़ा क्लैरिटी से उसको रिजेक्ट किया है। मैंने रमन जी को क्लियर कट बोला है, इस टोन में बात नहीं करना है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मुझे लगता है कि चलो टूटी, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। टूटी वाले मेरे को बोलने सर प्लीज सर, मैंने बड़ा क्लैरिटी से कर दिया सर। अब आगे बात करते हैं जिस विषय पर है। तू रेस्पेक्ट बस 1 मिनट की मैं चेतावनी दे दूं उनको, और वो तैयार रहे कि अगर हमारे नेता को आप टेढ़ी नाक करते हैं, उनको तो आप टेढ़ी नाक ही कर सकते हैं, हो सकता है मुंह टेढ़ा आपका हो जाए, आप इसके लिए तैयार रहें। पहला विषय। दूसरा विषय, अगर क्या आप बोल रहे हैं? इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करोगे सर नेता देखिए ये डिस्कशन फिर ऐसी दिशा में चला जाएगा नहीं, क्या बोल क्या रहे हैं? फिर से बोलिए, खुल के बोलिए। हमारे नेता से अगर टेढ़ी नाक देना तो मुंह टेढ़ा हो सकता है तुम्हारा, समझ में आई? आगे धमकी से दे रहे हो? हाँ, आगे से उसी भास्कर कह रहे सर, हो? आप कम से कम सर करके ऐसी दिखाओ। शब्दावली के लिए नहीं जाने करके जाते, दिखाओ। प्लीज ऐसा मत करिए अभी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। करके दिखाओ जोशी जी। हमारे नेता जोशी के जी, का प्रयोग कर साथ दिया। में मैं कुछ नहीं करूंगा, करके दिखाओ जो कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरह के संवाद को अलाउ नहीं कर पाऊंगी अभी। और हाँ संजय जी, मुझे ये बताइए, आप जो सवाल मैंने रमन जी से भी पूछा था, क्लियर कट तो उन्होंने इस पर ये कह दिया सिर्फ कि मैटर सब्जुडिस्ड है। मैं लेकिन ये बात नहीं समझ पाई सर, अगर प्रोफेसर ये अली खान जी के स्टेटमेंट को लेकर अरेस्ट तक हो सकता है, तो विजय शाह के स्टेटमेंट में ऐसा क्या नहीं था जिसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं हुआ सर? ये दोनों चीजों को देखने का नजरिया अलग क्यों है? बोलिए सर। सोच समझ के लेती है। और ऐसे मंत्री पद पे हो करके एक सेना की बेटी पे प्रश्न चिन्ह उठाना, उसके समाज की बात करना, उसके धर्म की बात करना, कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी जो मानसिकता है संकीर्ण हो चुकी है। ये लगता है, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी ने देर कर दी। इनको उसी वक्त पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर वो कर दिए होते तो आज इनको मुंह के नहीं खानी पड़ती। देखिए कभी न कभी हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े बोल नेता होते हैं उन पे अंकुश लगाना चाहिए। ये विजय शाह जी वही व्यक्ति हैं जो शिवराज सिंह चौहान जी की वाइफ के बारे में बोले थे। तो नेता को जब बड़े हो जाते हैं, आप और उस समय इस्तीफा हुआ था सर उनका, बिल्कुल अपनी मर्यादा में रह के वक्तव्य देना चाहिए, अपनी मर्यादा को जानना चाहिए और सीमा नहीं लांघनी चाहिए। देखिए कुरैशी कोई आम महिला नहीं थी, कोई आम कह सकते जनमानस नहीं थी। वो सेना में एक कर्नल के पद पे है और हम सबके लिए आदरणीय है। वहां हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, वहां सेना है, वो हमारा स्वाभिमान है। उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो मैं उसके साथ भी नहीं खड़ा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गलत काम किया था, नंबर 1। नंबर 2, जोशी जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने एक बात बोली कि बिरयानी खाने मोदी जी पाकिस्तान गए थे। मान्यवर ये बता दीजिए 1959 में नेहरू जी बाबर के मजार पे क्या मत्था टेकने गए थे? 1968 में क्या इंदिरा गांधी जो आंसू बहा के रो रही थी बाबर के मजार पे, वो क्या कर रही थी? 2005 में राहुल गांधी जी जब मजार पे बाबर के रो रहे थे, क्या बोल रहे थे? अब्बा जान बोल रहे थे? नहीं। देखिए प्लीज समझना चाहिए, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है टोटली डिफरेंट होती है। और आप प्रोफेसर, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। हमें जिन्ना के मजार वाली भी बात बोल दीजिए। हमें अपना और अपनी भाषा का देखना चाहिए, हम किस बात की राजनीति कर रहे हैं, किस बात की नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है बिरयानी खाने वाला, ये डिप्लोमेसी को अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें डिप्लोमेसी पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात आ रही है भारत की सेना और जो 7 या 8 लोग पकड़े गए जासूसी करते समय, या जासूसी करते उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, वो देश के गद्दार हैं। और हम सबको कहीं ना कहीं खड़े होकर इनकी निंदा करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हिंदू लड़की का नाम आ रहा या मुसलमान का नाम आ रहा।
लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सोशल मीडिया में जाकर के वक्तव्य देता है तो प्रश्न चिन्ह उठता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी लॉ, बार बार बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको एब्सोल्यूट नहीं मिलती है। बीइंग ए लॉयर आई नो, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। आप कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, नहीं, आपको मर्यादा में रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ऐसे वक्तव्य, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा साहब हो, बोलते हैं कि अटैक इसलिए हुआ कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा हो, चाहे सिद्धारमैया साहब हो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे मणिशंकर अय्यर साहब हो, युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे चंद्र कुमार साहब हो, तो ऐसे 6 जो व्यक्ति कांग्रेस के बड़े नेता है, उनके वक्तव्य को लेकर के पाकिस्तान ने अपने ड्रॉजर में डाला है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हर जगह, हर सोशल मीडिया में उनके बयान चल रहे हैं। तो हम सब नेताओं को देखिए, देश पे आए, अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, देश पे अगर चर्चा करनी हो रही है, देश पे अगर बात आती है, हम सबको एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात बोलने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा मीनाक्षी 30 सेकंड के लिए। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद चाइना और पाकिस्तान के बाद उन्हीं के पास एक फोन आया था कि भैया इंडिया का प्लेन मार के गिरा दिया गया है। ना उनको अपनी सेना पे विश्वास है, ना अपने डीजीएमओ पे विश्वास है, ना अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास है, ना अपनी सरकार पे विश्वास है। उनको विश्वास किसके? पाकिस्तान पे। अरे प्रश्न चिन्ह अपने सेना पे क्यों लगा रहे हो? अरे बैठ के इंतजार करो, सरकार से प्रश्न पूछो। लेकिन जब वॉर चल रहा है, इट्स नॉट अ वॉर, ऑपरेशन चल रहा है, कम से कम हमें इंतजार करना चाहिए। इस तरह के प्रश्नावली प्रश्न पूछना। मेरे को छोटा सा रिएक्शन चाहिए आपसे। राहुल गांधी जी के लिए ये बात हमेशा हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं हो जाती? जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डीजीएमओ बैठे थे, सीधा पूछा गया था ना जेट्स को लेकर क्या बात है, उन्होंने क्या कहा था, उनका जवाब क्या था? तो उसके बाद ये बात खत्म क्यों नहीं हो जाती है? बार बार इसको लेकर ट्वीट करने का क्या मतलब है? बात यहीं भी खत्म हो सकती थी कि अगर मोदी जी सर्वदलीय बैठकों में अगर आते तो वहां पे भी बात खत्म हो सकती थी, इस ट्वीट की जरूरत ही नहीं होती। और अगर संसद की एक विशेष सत्र बुला लिया जाता तो भी कम से कम ये बात खत्म हो जाती। यहाँ पे इस पे ट्वीट करने की आवश्यकता, कौन बीच में बोलने लगे, फिर बोलने लगे, कौन बोलने लगे? देखिए, मैं एकदम स्पष्ट कह देना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, अगर रमन मलिक जी इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो मैं डिबेट में नहीं जुड़ना चाहूंगा, क्योंकि एक गंभीर डिबेट आपके चैनल पे हम लोग करने आते हैं। इस तरीके से बीच में टोका टिप्पणी और व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए हम लोग नहीं आते हैं। मैं एकदम पूरे सम्मान के साथ कहूंगा, किसी वरिष्ठ नेता को बैठाया कीजिए कम से कम, और जो जेन्युइन प्रवक्ता हो उनको बैठाया कीजिए कम से कम। मैंने नहीं मीनाक्षी जी फिर से वो बीच में बोल रहे हैं, ये कहाँ का डेकोरम? डिबेट का एक डेकोरम होता है। फिर बोल रहे हैं क्यों नहीं अगर इस तरीके के व्यक्तियों को आप बुलाइएगा डिबेट में तो मुझे कोई क्यों नहीं बोलूंगा? मैं एकदम खुल के आपसे बोल रहा हूँ, सीनियर रहिए जूनियर रहिए इससे मतलब नहीं है। कुछ भी आप अभी सुनिए मीनाक्षी जी, एक और बात मैं बोलूंगा, पूरे आदर के साथ बोलूंगा उनको भी। उन्होंने कहा कि जयशंकर जी की बयान बिल्कुल सही है कि बता के हम लोग मारेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। इस डिबेट में नहीं होगा तो वीडियो निकलवा लीजिएगा आप पीछे जाके। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, उस पे कह रहे हैं कि कोई आपत्ति ही नहीं है। अरे उप मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश का एक बयानबाजी किया, उसने भी अपना बयान बाद में माफी मांगा। माफी वीर लोग इनके पार्टी में है, इनके दल में है। आज इनके नाथूराम गोडसे की ठीक है सर, अब मैं इसी बात पे जवाब ले लूं, आप कम से कम उस पे भी इनसे एक बार बात कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज जरूर मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को मत डिबेट में जोड़ा कीजिए, जो जेन्युइन नहीं प्रवक्ता है उनको मत जोड़ा कीजिए। ये आपसे आदर पूर्वक मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है स्नेहाशीष जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, अब मैं जवाब लूंगी। प्लीज अब थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। रमन जी जवाब दीजिए। मैं तो म्यूट कर लेता हूँ भाई। सर्टिफिकेशन की जरूरत है, और जब तक ये आए भी नहीं होंगे टेलीविजन से, उससे पहले मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर रहा हूँ और इनको पता भी नहीं होगा। बहरहाल मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि क्या मेरे बोल रहे हैं मीनाक्षी जी? मैंने फिर से बोला कि गंभीरता के साथ अगर बात रखेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। अरे यार, इनका बंद करेगा, इस तरीके से बात मत कीजिए। ये छोटे मोटे भैया नेताओं को बंद कराइए। ये सब वर्ड हम नहीं सुनने के लिए आपका बैठे हैं। उनका जवाब तो सुन ले। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं यार, वगैरह हम आपका सुनने नहीं बैठे हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात करिए। जेन्युइन प्रवक्ता की तरह बात कीजिए। होस्ट कर रही हूं सर, आपके विचारों को सुनने के लिए। नहीं मीनाक्षी जी, इस तरीके के शब्दों को वापस लिवाइए, सबको अपने विचार साझा करने के लिए बुलाया गया है। नहीं स्नेहाशीष जी, मैं आपकी बात कर रही हूं सर। अब ये यार वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं मीनाक्षी जी? यार वर्ड कैसे यूज किए? इनको बोलिए पहले शब्द वापस लें। इनको शब्द पहले बोलिए वापस लेने के लिए। यार कैसे बोले?
स्नेहाशीष किस जी को तरीके आपको से सुनना यार चाहिए, नहीं, मुझे लगता है अब आप नहीं, काफी बोल मुझे चुके हैं आपत्ति सर। है, अब आप मेरी मुझे बात आपत्ति सुनिए। है, नहीं, आपकी मुझे आपत्ति गैर आपत्ति है, जरूरी है सर। अब मुझे सुनिए आप मेरी आपत्ति है। बात। नहीं यार, आपको भी कोई जैसे कैसे यहाँ यूज पर अपने करेगा, विचार रखने के लिए कैसे बुलाया है, यूज ऐसे करेगा उनको भी यार अपने कोई? विचार रखने अरे के लिए बुलाया जेन्युइन है। व्यक्ति को ठीक बैठाइए है ना, सर, मेरा जो जन्म लोग नहीं बैठे हैं हुआ वो सब उससे पहले जेन्युइनली से ही ये बैठे हैं टीवी यहाँ पे बैठ पर। रहा है, बोलने प्लीज का सर। सलीका नहीं है जिस व्यक्ति को, यार कैसे स्नेहाशीष इन्होंने जी, यूज किया इस चीज को, पहले इनको स्नेहाशीष बोलिए कि जी, वापस ले, मैं आपके वापस ले साथ ये पिछले बात, 2-3 ये महीने से बात कार्यक्रम वापस होस्ट ले, कर रही हूँ। ये अब वापस आप ले चाहते हैं पहले, कि मैं आपको याद ये दिलाऊं कि आप वापस। क्या-क्या बोल चुके हैं मुझे डिबेट नहीं, में इससे मुझे पहले? कोई मतलब Do you नहीं, really आप want ये me to कहिए recall कि all यार that? इन्होंने क्या यूज किया, आप चाहेंगे तो आप सर मैं कह भी रहे आपके हैं कि स्टेटमेंट्स जन्म भी से निकाल पहले दूंगी से इस बात टाइप कर के, रहे कोई हैं, बड़ी बात बोल नहीं है। लीजिए, मैं दे इंटरनेट पर दूंगा सब कुछ आपको, जीवित रहता है, इंटरनेट पे मुझे कुछ कोई खत्म नहीं हो मतलब रहा। नहीं, ठीक है, आप मुझे निकाल के मजबूरन रख सर दीजिए आपका उन शब्दों को, लेकिन इस स्नेहाशीष तरीके सर, की बातों मैं को बहुत सुनने के लिए हम लोग रिस्पेक्टफुली कह नहीं रही है हूँ सर यहाँ अब पे। आपको। अब मैं मीनाक्षी जी उनका जवाब पूरे देना चाहती हूँ। अगर ईमानदारी आप के समय साथ मैं बर्बाद कह रहा करते हूँ रहेंगे सर, कि मुझे ऐसे मजबूरन आपका शब्दों का ऑडियो डाउन इस्तेमाल करना करने पड़ेगा, वाले व्यक्ति बिकॉज के साथ आपने मेरे डिबेट लिए में कोई और बैठना रास्ता नहीं मैं छोड़ा नहीं है। चाहूंगा। ठीक है, स्नेहाशीष जी का ऑडियो डाउन करिए। रमन जी अपनी बात कंप्लीट करें अब। ठीक है, अभी स्नेहाशीष जी का ऑडियो नहीं जाएगा सर, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा बिकॉज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोलिए रमन जी। रमन जी बोलिए। देखिए, मेरे को सिर्फ इतनी सी बात करनी है मीनाक्षी जी, जो आपका सवाल था उस पे आना चाहिए। सबसे पहली बात, मेरे को ये लगता है कि जहां तक शाह साहब की आप बात कर रहे थे, जिनके ऊपर कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, उनका बोलने का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे वो शायद गलत होंगे, लेकिन जहां तक शायद मेरे नहीं को सर, समझ में, 100% 200% गलत है। सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। जहां तक मेरे को समझ में आता है, उन्होंने जिस संदर्भ में बोला वो ये होना चाहिए, जहां तक मेरे को समझ में आता है, कि जो लोग मस्जिदों के अंदर महिलाओं को, बेटियों को जाने नहीं देते, जो लोग बेटियों का निरादर करते हैं, जो समाज पूरा बेटियों का निरादर करता है, पुरुषों को इस तरीके से रखता है कि महिलाएं उनकी गुलाम हो, उस समाज को, उस देश को जवाब देने के लिए भारत की बेटी उनको उन्होंने आगे रखना की जो बात करी है, वो जो बहन और वो लफ्ज किया है, वो हो सकता है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो गलत हो, लेकिन जो संदर्भ मेरे को नजर में आता है एज अ कम्युनिकेशन पर्सन जिसने पूरी उम्र कम्युनिकेशन को देखा है, मैं ये बोल सकता हूँ। दूसरी चीज, जहां तक बात जयशंकर जी की है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपका तीसरा एक और सवाल आप पूछ रही थी जो जब हुआ था तो कट गया था, उसका जवाब आप सवाल बता दीजिए तो मैं जवाब दे। ठीक है, आई थिंक सर यू हैव क्लैरिफाइड योर पोजीशन। अशोक जी, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सर आपके पास आऊंगी। अब जो परिस्थिति सर इस वक्त दिखाई दी डिस्कशंस में भी, अब फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला जो है, ग्लोबली क्या बात हो रही है, इन सब बातों पर ना जाते हुए मैं इस वक्त ये पूछना चाहती हूँ सर, जो लोग ये अरेस्ट हुए हैं, इनका सच देश के सामने आएगा या फिर नैरेटिव्स के बीच में खो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई पुलिस कर रही है, ऑन रिकॉर्ड कर रही है, वो तो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, कागजों में रहेगा, वो छुप करके कहाँ जाएगा। मेरे विचार से जरूर आना चाहिए। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, कई बारी बहुत सारी ऐसे एक्शंस होते हैं जो स्ट्रेटेजिक होते हैं, जो रणनीतिक होते हैं, तो वो सबसे शेयर करना जरूरी नहीं होता। आपने डीजीएमओ की ब्रीफिंग में भी इस बात को एहसास किया हो। तो उनको, उनके ऊपर इस तरह से मेरे विचार से लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसको स्ट्रेटेजिक ही रहने दिया जाए। पुलिस के कार्रवाई में भी ऐसा बहुत बार आता है, और सब कुछ 100% खोल के बता नहीं पाते हम लोग, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती है। तो मेरे विचार से उसको उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रहित में, इंटरेस्ट ऑफ ओवरऑल इस डिस्कशन में जो मीनाक्षी जी 5 सेकंड में और लेना चाहूंगा, 5 सेकंड सिर्फ। हाँ, जहां तक राहुल गांधी जी का बार बार ट्वीट करने का विषय है, मैं उस चीज पे इतना सा रखना चाहूंगा बात कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वक्त की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरे को लगता है कि उन्हें एक चिट्ठी या संदेश प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि मैं आपसे एकम एक बात करना चाहता हूं, एक साथ बैठ के बात करना चाहता हूं, उनके डाउट्स जो हैं वो क्लैरिफाई हो जाए। कई बारी बहुत सारी डिस्कशंस के बीच में मटेरियल दुश्मन को मिलता है, और वो दुश्मन जो बार बार उनका मटेरियल यूज कर रहा है, ठीक है, उनको देश के सामने गलत साबित कर रहा है, वो फिर फंस जाएंगे। जोशी जी, हाँ, क्लोजिंग रिमार्क सर संक्षेप में। हमें लगता है आज कपड़ों की बात हो रही थी, कपड़े से आदमी को पहचानने की बात कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, क्या पूरा देश नहीं जानता? ये पूरा देश जानने का काम करता है, और पूरा देश जानता है कि आजाद भारत का जो पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे, उसका पूजन का काम केवल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग करते हैं, उसको महिमा मंडित करने का काम करते हैं। ये हमारी घोर। ओवरऑल इस डिस्कशन के बाद मैं जिस पॉइंट पर इस कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी, देखिए
एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति से इस वक्त देश गुजर रहा है आतंकवादी हमले के बाद, और उसके बाद जो सेना ने एक्शन लिया पाकिस्तान के ऊपर, और इस सब के बीच इंटरनेशनली भारत की जो पोजीशनिंग है उसे लेकर सरकार ने 7 डेलीगेशन तैयार किए हैं जो विदेश जाएंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। भारत का पक्ष वो विदेश में रख रहे हैं, लेकिन भारत के भीतर, देश के भीतर हम सभी को एक समझदारी, एक संजीदगी, एक मैच्योरिटी अपने भीतर लानी होगी। कम से कम अपने पॉलिटिकल संवादों में भी सार्वजनिक रूप से हम क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए आपसे बड़ा भारत का एम्बेसडर कोई और नहीं है। इसीलिए आप जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हर बात का कुछ मतलब है और कहीं और वो गलत तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो लूप होल्स छूटे हैं, जहां पर सरकार की कमी रही, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही, ऐसा नहीं है कि उस पर सवाल उठाने वाला हर इंसान ही देशद्रोही हो जाता है। इस विचार से भी बचने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।